हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए करेंगे बेटा। सेक्शन बी, सी, डी एंड ई आने वाले पार्ट्स में हम करेंगे। तो एमसीक्यू का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अब इस पूरी रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में बेटा सोडियम सल्फेट है, मतलब Na2SO4 है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने बोल दिया है कि बेरियम क्लोराइड है, मतलब BaCl2 है, और ये NaSO4 BaCl2 में डाली जा रही है। और अब हमसे पूछा है कि ये बताओ कि इनका जो भी रिएक्शन होगा उसमें से जो सॉलिड पार्ट रहेगा, मतलब जो प्रेसिपिटेट रहेगा, है ना, प्रेसिपिटेट आर ऑलवेज सॉलिड, तो जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किसके रहेंगे, हमसे वो कंपाउंड पूछ लिया है। तो बेटा ये तो रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये Na इस Cl के साथ कंबाइन हो जाता है और ये Ba इस SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरीके से होती है, BaSO4 प्लस 2NaCl, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है आप लोगों की। तो ये जो BaSO4 है ना बेटा, असल में ये बनाते हैं सॉलिड प्रेसिपिटेट, और ये होते हैं बेटा व्हाइट कलर के, यहाँ पर सॉलिड नहीं व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। और ये असल में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये घुल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, पहली चीज। और ये आपकी बुक की एक्टिविटी से लिया गया है ये रिएक्शन, तो आप एक बार एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे, एक एक रिएक्शन उसकी रट लो, बस बहुत हो जाएगा आपके एमसीक्यू, वहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal in copper sulfate solution is blue, colorless, dirty green या फिर reddish green। यहाँ पे बोला है कि अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा। तो बेटा मैं बता देती हूँ कि वो कलरलेस हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा कलरलेस, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस कारण से जिंक इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण बना लेगा ZnSO4 और कॉपर निकल जाएगा। यहाँ पर ZnSO4 का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, मतलब धीरे धीरे सॉल्यूशन पेल होने लग जाएगा, कलरलेस होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, mild non-corrosive basic salt is CaOH whole twice, NaCl, NaOH या फिर NaHCO3। तो इसमें से पूछा है बेटा बेसिक सॉल्ट एक तो कौन सा होगा और जो कि माइल्ड हो, मतलब जो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता हो। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है बेटा, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है बेटा। अब बेकिंग सोडा हम खाने की चीज़ों में अक्सर डाला करते हैं, जैसे केक हो गए या फिर पकौड़े हो गए, इनमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो ये क्या है बेटा, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर NaHCO3 आ रहा है, इसीलिए ये क्या है बेटा, बेसिक सॉल्ट है। और इसका pH कितना होता है बेटा, इसका pH होता है 8.3, ठीक है। ओके बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it, it burns with a pop sound। यहाँ पर ये चीज मिस हो गई है, that it burns with a pop sound। Which of the following correctly represents the metal X। अब आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दिए बेटा, सोडियम, सल्फर, कॉपर और सिल्वर, है ना। अब क्वेश्चन क्या है ये समझना बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में एक मेटल X है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, H2SO4 डाल दिया, तो वो मेटल के साथ में जो रिएक्शन हुआ, एक तो वो कंपाउंड बनेगा, साथ ही साथ एक गैस रिलीज हुई है, और उस गैस की जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसके पास में जब हम बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो वो एक पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है। तो ये बताओ कि वो मेटल कौन सा है ना। तो बेटा एक बात देखना, यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, सल्फर, तो हमसे बोला है कि मेटल होना चाहिए, सल्फर इज अ नॉन मेटल, मेटल है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा आएगा आपका कॉपर और तीसरा है सिल्वर, मतलब Ag। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा आप देखो कि ये जो मेटल है ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गई, मतलब इस मेटल ने इसकी जगह ली है, इसकी जगह ली है। इसका ये मतलब है कि ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं कॉपर और सिल्वर, मतलब ये तो इसकी जगह ले ही नहीं सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास में, सोडियम, मतलब क्या हो जाएगा,
सोडियम इज द करेक्ट आंसर। तो वो मेटल क्या है बेटा? सोडियम। और ये यहाँ पर बनाएगा भी क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, समझ आया किस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना रहेगा। तो हमारा जो मेटल है वो क्या है? सोडियम। योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन फोर्थ। सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या है इसका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड है ना, आई होप आप लोगों को वैलेंसीज याद होंगी। तो सोडियम मतलब Na+, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और ऑक्साइड मतलब O2-। तो ये जब ऐसे क्रॉस में जाते हैं तो ये 2 Na के पास आ जाता है, और ये O+1 हम लिखते नहीं है। अंडरस्टूड है ये चीज? इसीलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? Na2O, मतलब 2 Na होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में से आप देखो, फर्स्ट वाले में Na कितने हैं? 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो क्या ये हमारे फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है। दूसरा वाला देखो, 2 Na है और ऑक्सीजन 1 है, ये वाला है। थर्ड वाले में देखो, 2 सोडियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है। और फोर्थ वाले में तो दोनों एक एक ही है, तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है, सेकेंड ऑप्शन, 2 Na+ ब्रैकेट में ऑक्सीजन और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स और माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बेटा सॉल्यूशन फिफ्थ था। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन सिक्स्थ। ठीक है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ऑप्शंस हैं 7, 17, 14 और 11। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बेसिक ऑक्साइड बननी चाहिए। ऑक्साइड बननी चाहिए मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, अगर आपको पता हो तो, है ना, डोनेट नहीं करता है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में आप पहले ऑप्शन में देखो, बेसिक ऑक्साइड मतलब ये जो भी मेटल रहेगा या जो भी एलिमेंट रहेगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ले नहीं सकता। मतलब ऑब्वियसली ऐसा ऑब्वियसली ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन दे, ले नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन बेटा आप अगर देखो तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्या होती है? 2, 8, 8, 18, 32, ये होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले शेल में तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरे में 8 होने चाहिए थे, पर इसके पास सिर्फ 5 है। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सके। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम देखें, इसमें 2, 8 और 7, मतलब 17 है ऑप्शन, और ब्रैकेट में दे रखा है उन्होंने 2, 8, 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये भी क्या हो गया? हमारा गलत ऑप्शन हो गया। सी वाला हम अगर देखें जो कि 14 है, 2, 8 और 4, तो 4 मतलब, और इधर चाहिए 8, तो ये तो शेयरिंग करेगा, ना तो लेना करेगा ना देना करेगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बच्चा हमारे पास में लास्ट ऑप्शन 11, मतलब क्या? 2, 8 और 1, तो ये, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन जरूर ये दे सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बेसिक ऑक्साइड जो बनाएगा वो कौन बना लेगा? ये वाला, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है? 11। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें मैथ्स भी लगेगा। तो क्या है आपका क्वेश्चन? एन एलिमेंट M हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। हमको क्या बोला है कि M एक एलिमेंट है और इसका जो थर्ड शेल है ना, मतलब ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में आधे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किसके? सेकेंड शेल की। मतलब ऐसे समझो कि पहले वाले में तो 2 आ गए, ये तो कंप्लीट है, तभी इसका सेकेंड और थर्ड शेल आया है, तो ये तो हो गया। सेकेंड शेल में मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो थर्ड शेल में इसके आधे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ऐसी रहेगी इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 2, 8, 8, 18, 32, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जमते हैं। तो पहला वाला हम अगर देखें तो 10 है, तो 2 तो आ गए, उसके अगले वाले में कितने आ जाएंगे बेटा? 8 आ जाएंगे, तो ये तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल तक तो बात ही नहीं गई। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन हम देखें 12, तो इसमें भी क्या हो गया? इधर 2 ठीक है, इधर 8 और इधर वापस कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 और 2 10 और 2 12, मतलब सेकेंड शेल में तो 8 है, पर जो हमें कंडीशन दी है उसके हिसाब से
इधर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इसके 50%, मतलब इसके आधे इधर आने चाहिए थे, 4 आना चाहिए था, पर यहाँ तो 2 आया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया है बेटा, गलत हो गया है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है 14। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 4। देखो बेटा ये क्या हो गया, पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड शेल में आ गए हैं 4, मतलब इसके आधे। 8 का आधा क्या होता है, 4 ही तो होता है, तो इसके 50% आ गए ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, 14, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जनरली क्या होता है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और वो खाना बॉडी के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। अब इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में ये चीज बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे दिया है आपको अमीबा। तो अमीबा की मैं एक बात बता दूं बेटा, ये स्यूडोपोडिया से खाना खाता है, अंदर डाइजेस्ट करता है और फिर वापस ही उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है, मतलब डाइजेशन जो है वो तो बॉडी के अंदर हो रहा है, तभी एक्सक्रीशन हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन मशरूम की मैं अगर बात करूं तो मशरूम एक तरह की फंगस है। फंगस क्या करती है, किसी भी दूसरे होस्ट के ऊपर या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जम जाती है और कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, और वो केमिकल्स बाहर ही उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो सिंपल पार्ट्स बन जाते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बन जाते हैं उस केमिकल के कारण, तो फिर वो फंगस उस सिंपल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है और डायरेक्टली ही एनर्जी मिलती है उसे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, मशरूम। मशरूम बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर लेता है, वो डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब करता है। थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं बेटा। पैरामेशियम की मैं अगर बात करूं तो पैरामेशियम में क्या होता है, जिस तरीके से अमीबा खाना खाता है उसी तरीके से पैरामेशियम खाना खाता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है और फिर क्या करता है, वो वापस बाहर रिलीज आउट कर देता है। फोर्थ ऑप्शन में बेटा लाइस ना, जूं जो होती है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइस असल में क्या कर रही है, वो ब्लड सक कर रही है, डाइजेस्ट नहीं कर रही है ब्लड को बॉडी के बाहर ही, है ना, ब्लड सक कर रही है, उस ब्लड में न्यूट्राइंट्स है और फिर वो न्यूट्राइंट्स उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। डाइजेशन का ना बॉडी के बाहर ना बॉडी के अंदर कोई रोल है ही नहीं। लाइस में डाइजेस्टेड उसको ऑलरेडी मिल रहा है, उसको कुछ नहीं करना है। यहां पर मशरूम को केमिकल रिलीज करने पड़ रहे हैं फॉर डाइजेशन। सॉल्यूशन 9 देखते हैं बेटा, ये तो थियोरेटिकल पार्ट है पूरा बायोलॉजी वाला, इसमें शायद ही कुछ सॉल्व करने के लिए हो। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अलग अलग 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कौन से सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है टंग, दूसरा है नोज। मैं इनका भी आपको बताते हुए ही चलूंगी बेटा, जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आए, कभी इनका पूछ लिया तो क्या कर लेंगे, है ना। और फोर्थ है ईयर। तो टंग में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि स्मेल या फ्रेग्रेंस या किसी भी तरह की खुशबू या बदबू को सेंस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी जो टेस्ट को रिसीव कर सकते हैं, टेस्ट को पहचानते हैं। आई में होते हैं बेटा फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और ईयर में होते हैं बेटा फोनो रिसेप्टर, ठीक है, जो साउंड को रिसीव करते हैं। ठीक है बेटा, 10th सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या दे रखा है, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, है ना। अब एक किसान है, वो बनाना प्लांट्स ग्रो करना चाह रहा है, लेकिन वैसे ही उसे जेनेटिक प्लांट्स चाहिए, वैसे ही बनाना प्लांट्स चाहिए जैसे कि उसकी फील्ड में ऑलरेडी हैं, उसको इतना सा भी चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो कौन सी मेथड अपनाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर हिज पर्पस, है ना। उसके पर्पस के लिए आप कौन सी मेथड उसे बताना चाहेंगे। तो रीजेनरेशन बेटा, रीजेनरेशन जो होती है ना, वो क्या होती है, कोई भी बॉडी का पार्ट अगर टूट जाता है, हम प्लेनेरिया की अगर बात करें तो प्लेनेरिया एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है एज कंपेयर टू अ बनाना प्लांट, है ना। बनाना के अंदर लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सारी चीजें होती है, अलग अलग टाइप के उसके अंदर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, और प्लेनेरिया जो होता है वो काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो बॉडी की बनावट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो ये तो आसानी से कर लेगा रीजनरेशन। बनाना प्लांट के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी हाईली डेवलप्ड है। दूसरा आता है बडिंग।
बड बना करके। तो बडिंग में क्या होता है बेटा, कुछ सोमैटिक सेल्स अपने आप ही, जैसे हाइड्रा के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ सेल्स जो रहते हैं वो अपने आप ही बड बनाना चालू कर देते हैं ना, अपने आप ही ऐसी छोटी छोटी सी गठाने बना करके, और फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इनकी बेटा दोई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी सिंपल है, तो ये लोग अपने आप कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात मैं करूं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब ही क्या होता है, ऐसे प्लांट्स उगाना बिना उनकी बीज की मदद के, मतलब ऐसे पार्ट से फिर नया ऑर्गेनिज्म उगाना कि जो अपने आप में ही डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर सेम तरह के जेनेटिक प्लांट्स उगाने के लिए जो मेथड रहती है वो रहती है बेटा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, है ना। जैसे शुगर कैन हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इन सबको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से उगा सकते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है बेटा बनाना, है ना। बनाना का भी आपका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। तो बनाना हम कैसे उगा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से उगा सकते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, पर ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को चाहिए जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। मतलब क्या है इस चीज का, कि यहाँ पर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट अगर दोनों आ गए तो दोनों के जीन्स मिक्स होंगे नेक्स्ट वाली प्रोजेनी में, तो और उसे तो जेनेटिकली सिमिलर, मतलब उनके जीन्स में कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाएगा। अच्छा बेटा 11th क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, है ना। अब प्लांट की हाइट किस तरीके से रेगुलेट होती है उसकी बॉडी में। तो पहला ऑप्शन आपका है बेटा डीएनए इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होते हैं जीन जो रेगुलेट करते हैं, है ना, इन सारी चीजों को, कि कितना ग्रोथ हार्मोन, मतलब वो प्लांट की जो भी हाइट रहेगी वो ग्रोथ हार्मोन के हिसाब से बढ़ेगी। और ग्रोथ हार्मोन किसके हिसाब से काम करता है, जीन के हिसाब से काम करता है। और इस ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि असल में ग्रोथ डीएनए को रेगुलेट करता है, तो जो कि गलत है। असल में डीएनए ग्रोथ को रेगुलेट करता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका यहीं पर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स डायरेक्टली। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जीन्स ही होते हैं जो असल में ग्रोथ हार्मोन बना देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, असल में जीन्स कुछ ऐसी एंजाइम्स बनाते हैं जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में मदद करती है। जीन्स खुद ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करते, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन किससे रेगुलेट होता है, कुछ कुछ एंजाइम से रेगुलेट होता है, और वो एंजाइम किससे रेगुलेट होती है, जीन से रेगुलेट होती है। मतलब जीन इन एंजाइम्स के लिए कोड बनाते हैं, ये एंजाइम्स बनती हैं, फिर ये एंजाइम्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में मदद करती है। मतलब ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, जीन के अंडर काम करते हैं, ना कि जीन ग्रोथ हार्मोन के अंडर काम करता है। फोर्थ ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स आर डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जीन। मतलब डायरेक्टली ही जीन, वापस से वही चीज कि जीन डायरेक्टली ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है इन लोगों ने। A sportsman after a long break from his routine exercise suffered a muscle cramp during a heavy exercise session. This happened due to, आपके बायोलॉजी के जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या चीज बोली है आपको उन लोगों ने, कि ये जो व्यक्ति है काफी लंबे समय के बाद में वापस से एक्सरसाइज करता है तो इसे सडनली पैर में बहुत ज्यादा दुखने लगता है। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि यदि आप कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं और अचानक से ही एक लंबी रेस दौड़ लेते हैं तो आपको पैर में बहुत ज्यादा अनबेरेबल दर्द होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपके जो पैर के मसल सेल्स हैं, है ना, उनमें क्या हो गया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिली है रेस्पिरेशन के लिए, इस कारण से इन्होंने लैक्टिक एसिड बना लिया है। तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण, और ये लैक्टिक एसिड क्यों बना है, क्योंकि ऑक्सीजन इन्हें ढंग से नहीं मिली, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इस कारण से लैक्टिक एसिड बना है। और असल में ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपको वो दर्द फील करवा रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के हमने सिर्फ 2 ही केस पढ़े हैं। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब जो बल्ज्ड आउट सरफेस होती है उस पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो 2 ही केस हमने पढ़े हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और दोनों ही केस में जो इमेज रहती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शंस।
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट आ गया है मतलब ऑप्शन सही नहीं है। एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर से इन फ्रंट आ गया, अगेन रॉन्ग ऑप्शन। हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर से इन फ्रंट आ गया, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन इज बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर जहां भी दिखा वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर it strikes extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible directions, this is due to। क्वेश्चन समझते हैं बेटा पहले तो कि जब लाइट एटमॉस्फेयर में आती है उस वक्त क्या होता है कि अचानक से ही वो लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स या जो भी एयर गैशियस पार्टिकल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट का जो डायरेक्शन रहता है उसको इस तरीके से मतलब स्प्लिट करते जाते हैं, मतलब फैलते जाती है वो लाइट। तो यहाँ पर लाइट हर डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा बाउंस बैक होना, यहाँ पे बाउंस बैक का हो रही है, ये तो आगे पाथ बढ़ते ही जा रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होता है तो ये लाइट जो है ये बैंड होकर के और 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है। तो यहाँ पर तो रेनबो बन जाना चाहिए, पर रेनबो नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट फैल रही है, स्कैटर हो रही है, इधर उधर जा रही है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट फिनोमिनन। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो भी करके आएंगे, पर वो गलत ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 15th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन 1987 एन एग्रीमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या बोला, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, मतलब कोई एक एक्स गैस है या कंपाउंड है, इसका प्रोडक्शन रोक दिया जाए ताकि कि टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई, ताकि ये जो वाई एलिमेंट है ये डिप्लीट ना हो, खराब ना हो। अब हम सिर्फ एक ही डिप्लीशन के बारे में सुनते हुए आए हैं सिंस 4th 5th क्लास, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना, कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है, खत्म हो गई है। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं बेटा, ओजोन एंड CFCs एंड रेज UV, थर्ड ऑप्शन इज CFCs एंड ओजोन, एंड फोर्थ इज UV रेज एंड डायटोमिक ऑक्सीजन। तो बेटा ओजोन लेयर वाई, हमसे एक्स और वाई पूछे तो वाई तो क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर, मतलब थर्ड ऑप्शन में सेकंड नंबर पे ओजोन आ रहा है, मतलब वाई ओजोन हो गया। और ओजोन डिप्लीशन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, तो हमारी एक्स क्या हो जाएगी, CFC हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये आप ध्यान से टिक लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने ओजोन और CFC दे रखा है, तो बच्चा भावुक होकर जैसे ही ओजोन और CFC दिखा उसको टिक लगा दिया, फिर बोलेगा कि मुझे तो सब आता था, मैं तो अच्छे से करके आया हूं। पर आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बताना है, तो रिस्पेक्टिवली में एक्स तो CFC है और वाई क्या है बेटा, ओजोन है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, है ना। अब इनमें से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, मैं पहले ही बता देती हूँ, विच इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे डीकम्पोजिशन हो गई, सड़ना हो गया, उससे ये क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो सड़ सकते हैं ना, जैसे कि जूट, कॉटन, ये सारे जो है बेटा ये सड़ जाते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रिमेन इनर्ट, मतलब ये एटमॉस्फेयर में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ना रिएक्शन करते हैं ना कुछ करते हैं, रहते ही हैं ये तो गलत है, इनर्ट नहीं रहते हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं ना, रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये इनर्ट नहीं है। परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एनवायरमेंट में काफी समय तक ये रहते हैं, तो नहीं, ये आसानी से डिकम्पोज किए जा सकते हैं, प्लास्टिक की तरह लंबे समय तक नहीं रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मे हार्म द इकोसिस्टम, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही होता है जो इकोसिस्टम के लिए सेफ है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 1 विच इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है ना, बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो हम देखते हैं। असर्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, यहीं पर ही ये चीज गलत हो गई है कि सड़ना होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। आयरन और वेट एयर, मतलब आयरन और वाटर जब मिलते हैं तब जाकर के रस्टिंग होती है, तो जब ये चीज होती है ना तो ये तो असल में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर असर्शन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया।
अब इसका जल्दी से हम पढ़ लेते हैं रीजन। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ये रिएक्शन इतना धीरे धीरे होता है कि हम हीट जो निकल रही है उसे हार्डली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो हीट रिलीज हो रही है और काफी स्लो प्रोसेस है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया है। मतलब assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, 18th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मोड। और रीजन है वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर हमें असर्शन क्या बोला है, मान्यता ये बोली है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बर्थ ले रहे हैं उनकी सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ऑब्वियसली क्यों होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के ही जीन्स आते हैं। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेगी, हमें थोड़ी सी वेराइटी मिलेगी, है ना। जो चीज इनके या इनके बस में नहीं थी वो इनके बस में जरूर मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटा, वेरिएशन का रिजल्ट हो गया, क्योंकि दोनों पेरेंट के जीन्स मिलकर नया ऑर्गेनिज्म बना रहे। वहीं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हर बार दो नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, वेरिएशन हो ही नहीं पा रही है। सेम जीन्स जो है वो पास ऑन होते जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं। और रीजन क्या है बेटा, क्योंकि वेरिएशन हो रही है। तो इसमें प्रोवाइड एडवांटेजेस मतलब क्या हो गया, बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रही है असर्शन के लिए। ठीक है बेटा, 19th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। असर्शन ही गलत है, अभी ही बता देती हूँ क्यों है गलत। क्योंकि वायर में अभी करंट पास हो रहा है और इसके आसपास हम एक कंपास लेके आते हैं तो उसकी जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट करेगी करंट के हिसाब से। वहीं अगर हमने करंट और ज्यादा बढ़ा दिया तो वो जो नीडल है ना वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि वो जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा अगर हम करंट बढ़ा देंगे। तो ये तो गलत है, तो असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द करंट, है ना। अब रीजन क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, आपको मालूम है करंट होने से, करंट पास होने से उस वायर के आसपास क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी मतलब कंपास जल्दी क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसकी नीडल में। तो मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ती है, जब करंट बढ़ता है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। असर्शन, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। इससे हमारा क्या मतलब होता है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो वो क्या बना लेता है, कंपोस्ट बना लेता है। बिल्कुल बना लेता है ना, मैन्योर वगैरह बनता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे सब्जी के छिलके, फल फ्रूट के छिलके, फार्म वेस्ट, ये सारी चीजों से। और वहीं तो यहाँ पे ये जो असर्शन है ये तो सही हो गया। रीजन क्या दे रखा है बेटा, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे होगा। तो रीजन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।